नमस्कार। आजकल परीक्षाओं में ऐसा ट्रेंड चला है कि लोग पी बाई क्यू पर ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट सिलेबस को रटते हैं और रटने के बाद जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनको प्रश्न पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि इस प्रश्न को कैसे हल करें। तो दोस्तों, प्रश्नों को समझने के लिए, हल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उन प्रश्नों की हम पहले से प्रैक्टिस कर लें। तो जब हम यूपी पीसीएस 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम 10 से 15 प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए हैं या इसके समकक्ष उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए हैं, हम उनको अगर 10 से 15 प्रश्न डेली लगाते हैं तो 2027 तक जब आपका प्रीलिम्स होगा तब तक आप तकरीबन 2 से 3 हज़ार, लगभग 4 हज़ार तक पी बाई क्यू अटैम्प्ट कर चुके होंगे। और ये पी बाई क्यू आपको हेल्प करेंगे उस क्वेश्चन को समझने में, साथ ही आप कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकते हो और आपका तमाम सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। और ये ट्रेंड पता चलेगा कि क्वेश्चन आखिर यूपी पीसीएस का जो अथॉरिटी है वो पूछ कहाँ से रहा है, अगला जो पेपर होगा उसमें प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं 80% पर। 80/20 रूल होता है एक, जिसमें क्या होता है कि सिलेबस में 100% होता है अपने आप सिलेबस। अब सिलेबस में से 80% तो नहीं आता, केवल 20% पूछा जाता है और हमें ध्यान देना है इसी 20% पर। और 20% पर ध्यान देने के बाद हम जो है अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज से हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे, जो हमारी क्लास मंडे टू सैटरडे रहेगी और संडे को जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उन सभी का टेस्ट होगा। ये टेस्ट आपका लाइव हो सकता है या फिर रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आपको ये डेली मंडे टू सैटरडे 10 बजे सुबह सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी, रोज़ एक नाश्ते के साथ में, जिसमें 10 से 12 प्रश्न होंगे और डेली हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे और उनमें देखेंगे संभावनाएं कि आगे अगर इस टॉपिक से प्रश्न बना तो कैसे बन सकता है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्लास है आपकी, जब तक आपका यूपी पीसीएस 2027 का प्रीलिम्स होगा उससे 10 दिन पहले तक चलने वाली है, मंडे टू सैटरडे। हम यहाँ पर जो है 10 से 15 पी बाई क्यू लगाएंगे पर डे। इस हिसाब से आपके 6 डेज़ में आप देखोगे कि आप 50 से 60 प्रश्नों को कर चुके होंगे और इस हिसाब से महीने में आप जो है करीब 240 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन हल कर चुके होंगे। और आप देखोगे कि आप जो है पर डे एक टॉपिक कवर करोगे। 6 दिन में 6 टॉपिक होंगे, इस हिसाब से आपके 1 मंथ में 24 टॉपिक कवर हो जाएंगे। और हम टॉपिक जो है हर दिन बदलते रहेंगे। आज हम पॉलिटी को पढ़ाएंगे तो कल हिस्ट्री को ले सकते हैं, ज्योग्राफी को ले सकते हैं, एनवायरनमेंट को ले सकते हैं। ऐसे ही आपके ये जो विषय हैं चेंज होते रहेंगे। तो हम टू द पॉइंट पर अभी आते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, मूल कर्तव्य हैं, इन्हें एफटी कह सकते हैं शॉर्ट में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति मतलब सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो यहाँ समितियों के नाम हैं बलवंत राय मेहता, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। तो यहाँ पर हम थोड़ी चीज़ें स्पष्ट कर लेते हैं कि ये मूल कर्तव्य हैं जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है और ये मूल संविधान में नहीं थे। बाद में इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा जाता है, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। और इस समिति ने 8 कर्तव्यों को शामिल करने की बात की थी, लेकिन यहाँ पर जो है 10 कर्तव्यों को शामिल किया जाता है और एक 11वां कर्तव्य जो है वो शामिल किया जाता है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की बात की गई है और जिसे हम आगे समझेंगे। अभी इतना चीज़ें आपकी क्लियर हैं। और दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो अनुच्छेद 51A के तहत जब ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उस समय संविधान में एक नया भाग 4 जोड़ा गया और इस 4 के अंतर्गत एक अनुच्छेद रखा गया 51A या फिर 51 ठीक है। तो इस अनुच्छेद के तहत जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया। बाद में 2002 में एक और जोड़ा गया। तो इस हिसाब से आज वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें एग्ज़ाम में ये ध्यान देना है कि कई बार इस तरीके से फंसाता है
कि सही नहीं है, तो नहीं वाला मतलब इसका क्या हुआ, वो पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में से गलत कौन सा है। तो हमें गलत फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है, गलत, और जो गलत होगा वही सही हो जाएगा। तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले को छोड़िए क्योंकि ये गलत है, परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश जो है, आपने जब फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे, मूल अधिकार, उसमें रिट देखी होंगी, तो रिट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, उनमें परमादेश का जिक्र है। वैसे ही 226 आर्टिकल के तहत जो आपका हाई कोर्ट है वो जारी कर सकता है। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है परमादेश के माध्यम से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। बाकी के ऑप्शन सारे ठीक होंगे। तो जब ये गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सही है। प्रश्न में पूछा क्या है कि सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है वो बताइए, तो ऑप्शन ए गलत है इसमें। चौथा प्रश्न देखिए, ये भी वैसा ही है, नहीं वाला। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहला है आम चुनावों में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन आम चुनावों में मतदान की जो बात है ये नहीं की गई है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो देखिए, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें, मैं आगे आपको जब लास्ट में हम एक क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आगे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसमें हम समझेंगे इन सभी मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद करने का प्रयास भी करेंगे। तो फिलहाल आपके पास जितनी जानकारी है उस जानकारी के साथ में इस PYQ में बने रहिए आगे तक, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, PDF की कॉपी हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका QR कोड एवं लिंक आपको बता दूंगा मैं कहाँ मिलेगा। लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, बाकी QR कोड आगे है, वहाँ स्कैन करके आप डायरेक्ट इस वीडियो की जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ये सारे प्रश्न UP PCS में पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो हमें यहाँ देखना है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, पालन करें, ये भी सही है। अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करें, ये आर्टिकल 17 में देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स में, जहाँ छुआछूत के अंत की बात की गई है। तो ये जो है मूल कर्तव्यों में नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। गलत होने की वजह से ये सही हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, यहाँ एक ट्रेंड दिख रहा है कि प्रश्न जो है घुमा के पूछ रहा है, हमारे माइंड से खेलने का प्रयास किया जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, हमें यहाँ पर गलत वाला फाइंड करना है और जो गलत होगा वही सही होगा। तो ये UP PCS अक्सर ऐसा करता है कि वो गलत वाले ऑप्शन को सही करवाता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन सही है। राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों जो स्थान है उनकी रक्षा करना, तो ये यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय स्मारक के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा की बात जो है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल होगा आर्टिकल 49। DPSP के तहत आर्टिकल 49 में इस बात को कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करने की बात की गई है। अब यहाँ हम इससे पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो गलत है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत, वही सेम क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, देश की रक्षा, राष्ट्र सेवा, ये भी है। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, ये भी ठीक। ग्राम पंचायतों के गठन की बात नहीं है क्योंकि ये जो है DPSP के तहत आर्टिकल 40 का है। अब यहाँ आपने एक चीज़ समझी कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को रख दे रहे हैं ये लोग, DPSP के कुछ पॉइंट डाल दे रहे हैं जिससे कि कन्फ्यूजन बढ़ाया जा सके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये बात की गई है, तो यहाँ ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति, वन्य प्राणी, ये तीनों ठीक हैं। 8वें का ग्राम पंचायत की जो बात की जा रही है वो नहीं है, तो ये गलत है। 8वें का ए,
इज़ ए रॉन्ग आंसर। तो इसलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगला है, निम्न में से किस एक का संरक्षण की बात की जा रही है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो संरक्षण ग्राम पंचायत की बात नहीं की गई है, ग्राम पंचायतों का संरक्षण करो, राष्ट्रीय ध्वज के संरक्षण की बात नहीं की गई है, बल्कि वहाँ पर आदर की बात की गई है, सम्मान की बात की गई है। SC ST के संरक्षण की बात नहीं की गई है। वन्य प्राणी, वन्य जीव, इनके संरक्षण की बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ में की गई है, मूल कर्तव्यों में की गई है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। तो कई बार ऐसे शब्द जो रख दिए जाते हैं, इनको ध्यान में रखा करिए आप। 9वां प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो ये कहने का मतलब ये है कि मूल कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार की बात की गई है, वो किस अनुच्छेद में की गई है। तो आर्टिकल 51 क, ठीक है, इसमें है, ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है, ये DPSP से संबंधित है, और आर्टिकल 56 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मतलब हमें इसमें गलत फाइंड करना है, जो गलत होगा वही सही होगा। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं, तो ये तो पहला ही गलत हो गया यार। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, सही है। इसलिए यहाँ पर गलत कौन सा है, ए वाला गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये फाइंड करना है हमें। तो राष्ट्रगान के सम्मान की बात की है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, तो यहाँ ये डाउटफुल है। और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा की बचाव करने की बात की गई है, उसको नुकसान न पहुंचाने की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है, इसलिए सही है 11वां प्रश्न का। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज के आदर की बात की गई है, सभी लोगों के मध्य भाईचारे के भाव की विकास करने की बात की गई है, माता पिता गुरुओं के आदर की बात नहीं की गई है। ऐसा नहीं कि हमें करना नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा उल्लेख नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति और मूल्यवान धरोहर की रक्षा की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 4 में DPSP हैं, भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि भाग 4 क के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को 51A आर्टिकल के तहत रखा गया है। तो इसलिए ये जो है चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है प्रश्न कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वही सही हो जाएगा। 14वां है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कितने हैं, 11 हैं। 11वां, वैसे कितने थे, 10, 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब हमारा आता है इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, 15वां प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे कि यूपी के अंतर्गत जो यूपी PCS की परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से अपना ट्रेंड जो है चेंज कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको 2 सूची देखने को मिलेंगी, 2 लिस्ट हैं, सूची 1 और सूची 2। इधर कूट हैं, कूट मतलब आंसर हैं, इन्हें हमें लगाना है। तो पहले इन दोनों सूचियों का मिलान करना है। तो यहाँ एक तरफ ये आपके मूल कर्तव्य लिखें, इधर उससे संबंधित अनुच्छेद हैं। तो यहाँ देखिए आप 51 क के अंतर्गत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य हैं, लेकिन यहाँ पर उसका सब क्लॉज भी लिखा है, ज, हिंदी में ज, ख। इस तरीके के प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश PCS में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 51 क के अंतर्गत जो भी आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको ABCDEFGH के हिसाब से लिखा है। क ख ग घ के हिसाब से पूछेगा तो भी आप देख सकते हैं। और याद करने के लिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये तमाम ABCD के माध्यम से ही आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मतलब A से लेकर K तक, A से लेकर K तक आपको देखना है, और इसमें आप देखोगे कि आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी लाइन बाई लाइन। तो पहले इस प्रश्न को समझिए। यहाँ 15वां प्रश्न देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर की जो बात की गई है वो कहाँ है।
आर्टिकल 51 क ग, ग का मतलब होगा क ख ग मतलब सी, ठीक है। और प्राणियों के प्रति दया भाव, प्राणियों के प्रति दया भाव की बात की गई है 51 क छ, छ के अंतर्गत, तो इसका मिलान हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन के थ्रू देखते हैं कि A2 कहाँ मिल रहा है, तो A2 जो है हमें सिर्फ D में मिल रहा है, बाकी ये सारे गलत हो जाएं क्योंकि इसमें A जो है 2 से मिलान नहीं मिल रहा, इसलिए 15वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा D, A2 और B4 C1 ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, तो ये होगा आपका 51 क ज में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, तो ये क ज की बात की जा रही है, तो सी का हो गया आपका फर्स्ट। और अब बचा आपका ये, तो ये आर्टिकल 50, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से जो है अब सूची, दो सूची होंगी, उनका मिलान करना है, उसके बाद कूट के माध्यम से आंसर देना है। तो ऐसे प्रश्नों में समय लगेगा, और ये प्रश्न जब तक आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, टॉपिक पर पूरी पकड़ नहीं होगी, तब तक आप नहीं हल कर पाएंगे। तो आप जो है किताबें ख़त्म करने पर फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए कि टॉपिक को इस तरीके से समझें कि कहीं से भी उठाकर पूछ ले, आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो अब हम बात करेंगे कि मूल कर्तव्य जो हैं हमारे टोटल 11 हैं, इनको 51A के अंतर्गत रखा गया है संविधान में भाग 4 क में। इनको 51 क भी कह सकते हैं। ए से स्टार्ट करेंगे, ए हो गया क, बी हो गया ख और सी हो गया ग, इस तरीके से सीरीज है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा मैंने सीरीज वाइज लिख रखा है। अब पहले में बात की गई है संविधान के पालन की, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की। तो ए से बन गया एंथम, ए से बन गया एंथम। पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, डी, इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट ध्यान रखने, बस बाकी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सबसे पहले ए आएगा, ए से बना एंथम। तो एंथम जो है राष्ट्रगान, इसकी जो सम्मान की बात की गई है सबसे पहले की गई है, संविधान के सम्मान की बात सबसे पहले की गई है। फिर है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो हमारे आदर्श हैं बापू, भगत सिंह, तो बी से बन गया बापू और बी से बन गया भगत सिंह, ठीक है। सी के अंतर्गत देखिए, अब तीसरा नंबर पर देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और अक्षुण्ण रखें। तो यहाँ कंप्लीट इंडिया की बात की जा रही है, कंप्लीट इंडिया को हमें उसकी जो अखंडता है उसको अक्षुण्ण रखना है हमें। और डी की बात करें, देश की रक्षा की बात की जा रही है, युद्ध इत्यादि की स्थिति में अगर आह्वान करें तो आप जो है राष्ट्र की सेवा करें, तो ये डिफेंड करने की बात की जा रही है। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता, भाईचारे की भावना का निर्माण। तो यहाँ पर जो है इक्वलिटी की बात की जा रही है कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो स्त्रियों को भी बराबर मानने की बात की जा रही है, तो इक्वलिटी की बात की जा रही है, इसलिए ये 51E के अंतर्गत है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में। अब ई के बाद आएगा एफ, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। तो परंपरा, प्रतिष्ठा, इसकी बात की जा रही थी। फ्यूज़न, कल्चर, इसकी बात की जा रही है। एफ से बन गया फ्यूज़न या कल्चर। अब 7वें नंबर पर आएगा जी, तो यहाँ पर्यावरण के संरक्षण की, वन, झील, नदी, वन्यजीव, इन सब की रक्षा की, संवर्धन की, और प्राणियों के ऊपर दया की बात की जा रही है। तो पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण कैसा होता है, ग्रीन, जी से बन गया ग्रीन। एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना। तो मानववाद मतलब हो गया ह्यूमैनिज्म, एच से बन गया ह्यूमैनिज्म की बात की जा रही है। अब आएगा एच के बाद आई, तो सार्वजनिक संपत्ति मतलब क्या हुआ, इंडियन प्रॉपर्टी की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। आई के बाद आएगा जे, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हो। जर्नी टू एक्सीलेंस, मतलब ये जो राष्ट्र है आगे बढ़े, जर्नी टू एक्सीलेंस, निरंतर बढ़ते हुए। तो जे से हो गया जर्नी टू एक्सीलेंस। अब आ गया के मतलब किड्स एजुकेशन। तो ये जो है 86 में संविधान संशोधन के माध्यम से सन 2002 में शामिल किया गया था 11वां फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों की जो बच्चे हैं, 6 से 14 के बीच की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अवसर प्राप्त कराने की बात यहाँ पर की गई है।
तो इस प्रकार से हमने इन सभी को याद किया, इनके माध्यम से हमने अल्फ़ाबेट के माध्यम से पूरी सीरीज़ को याद किया। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। तो अब बात आती है कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको इंडोजीएस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जहां पर इंडोजीएस क्लासेस सर्च करना होगा, या फिर आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली वो चैनल खुलकर आ जाएगा, जहां आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, जिसका फाइल नेम होगा Day1 UPPCS PYQ सीरीज़ क्लास पीडीएफ। तो इस प्रकार से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमने जिन चीज़ों पर आज काम किया सब ने मिलकर, वो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो डेली 10 बजे मिल जाएगी। और ये चैनल जो है ख़ास करके उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए ये समर्पित होने वाला है अगले 8 से 10 महीने के लिए। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी इससे जुड़े हुए अपडेट होंगे, यूपीपीसीएस से जुड़े हुए, सब आपको इस क्लास पर, इस चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम तमाम एमसीक्यू देखेंगे और फिर उनको समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।